अगर यूक्रेन बच गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर यूक्रेन नहीं बचा तब तो सारे बच्चे जो थे उनका फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। हम लोग तो अपनी पूरी फैमिली की इनकम लगा चुके हैं उसमें, कोई हमारे पास फैमिली बैकअप नहीं है। अब मेरे डैडी के पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे कुछ और पढ़ा दें वो। मेरी तो बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी थी क्योंकि मेरे पैर काम करना बंद कर दिया था और मेरे को लगा मैं कभी एक स्टेप और नहीं ले सकती। मुश्किल तो बहुत है, ऐसा एक्सपीरियंस जिंदगी में किसी को ना देखने को मिले, क्योंकि वहां पे जिंदगी के लिए ऐसा लगता है कि अब मर जाएंगे। अब सेफ नहीं है ये जगह, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि एयर स्ट्राइक के लिए रात में सायरन बजने लग गए। बच्चों को बोला बंकर की जगहें दे गई कि बंकर में जाना पड़ेगा। हम शनियानी मेदुका बॉर्डर जा रहे थे तो उन्होंने, जो बस वाला था उसने हमें 40-50 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया शनियानी से। ठंडी थी और हमने बोला इतना चल नहीं पाएंगे, हम बच्चे हैं, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है चलना हमारे लिए। पर वो बस वाला उतर के चला गया। बॉर्डर ही नहीं क्रॉस करने देंगे, आप आगे कैसे पहुंचोगे? बच्चे इतनी मेहनत करके आ रहे हैं बॉर्डर तक और वापस अपनी बसेस करके वापस घर जा रहे हैं। कोई शेल्टर नहीं, कोई ब्लैंकेट नहीं, कोई पानी नहीं, खाना नहीं, इवन फोन तक नहीं चार्ज करने दे रहे थे। यूक्रेन और रूस पर जो है जंग जो है छिड़ चुकी, हालात जो है यूक्रेन पर दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अभी भी जो है हजारों के हिसाब से स्टूडेंट है अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पर एक लुधियाना की लड़की है जो तनुश्री, वो जरूर यूक्रेन से जो है पंजाब पहुंच चुके। बात कर लेते हैं तनुश्री, कैसे सफर रहा था, कैसे हालात बहुत बदतर थे, फायरिंग हो रही थी, कैसे सफर? आप जब इंडिया कैसे पहुंचे उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ, 3rd ईयर में। तो जब फर्स्ट ब्लास्ट हुआ तब हमें यूनिवर्सिटी से बोला गया कि अब आप लोग जा सकते हैं। जब फर्स्ट ब्लास्ट हो गया उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि अब चले जाओ बच्चों। तो हमने डिसाइड किया कि अब सेफ नहीं है ये जगह, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि एयर स्ट्राइक के लिए रात में सायरन बजने लग गए। बच्चों को बोला बंकर की जगहें दे गई कि बंकर में जाना पड़ेगा। तो हमने सोचा यहाँ से निकलना ठीक होगा। हमने अपनी प्राइवेट बस की, क्योंकि एडवाइजरी आई थी एम्बेसी से कि आपको बस अपना खुद बॉर्डर तक पहुँचना पड़ेगा। तो हमने प्राइवेट बस की, मैं और मेरे साथ मेरी 3 और फ्रेंड्स थे, हम 4 लड़कियां निकले वहां से बॉर्डर के लिए। हम शनियानी मेदुका बॉर्डर जा रहे थे तो उन्होंने, जो बस वाला था उसने हमें 40-50 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया शनियानी से। और रात में 3-4 बजे उसने हमें उतार दिया वहीं पे। और हमने उसको रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा और आगे ले जाए, क्योंकि बहुत ठंडी थी और हमने बोला इतना चल नहीं पाएंगे, हम बच्चे हैं, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है चलना हमारे लिए। पर वो बस वाला उतर के चला गया कि मैं तो नहीं लेके जाऊंगा। तो हम लोग उतरे, हम लोग पूरी रात चले, पूरा दिन चले। शाम को हम जाके बॉर्डर पे पहुंचे, फर्स्ट चेक पॉइंट पे, और 5-6 बजे। और वहां जाके पता चला कि बच्चे तो बुक करवा के बसेस वापस जा रहे हैं अपनी सिटीज, क्योंकि बॉर्डर ही नहीं क्रॉस करने दे रहे हैं। बॉर्डर ही नहीं क्रॉस करने देंगे, आप आगे कैसे पहुंचोगे? बच्चे इतनी मेहनत करके आ रहे हैं बॉर्डर तक और वापस अपनी बसेस करके वापस घर जा रहे हैं। तो मैं वहाँ पे, हम लोग पहुंचे, हमने सोचा हम वेट कर लेते हैं, अब हम वापस तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, हम बीमार पड़ गए थे। फिर हमने वेट किया, 1 घंटे बाद बॉर्डर खुला। बॉर्डर हमने क्रॉस किया, क्रॉस करके बस ऐसी थोड़ी दूरी पे ले जाके हमें खड़ा कर दिया सोल्जर्स ने, और उसके आगे हमें उन्होंने जाने नहीं दिया। पूरी रात, पूरा दिन उन्होंने हमें वहीं रोक के रखा। हमारा ऐसे डर, मतलब टॉर्चर कर रहे थे बेसिकली हमें वो लोग। हमें अपने सिटीजन्स को जाने दे रहे थे, अपनी अथॉरिटीज की वो लोग कार जाने दे रहे थे, पर जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे वो खड़े हुए थे पूरी रात। कोई शेल्टर नहीं, कोई ब्लैंकेट नहीं, कोई पानी नहीं, खाना नहीं, इवन फोन तक नहीं चार्ज करने दे रहे थे। और मेरी जो दोस्त थी वो रिकॉर्ड करना चाहती थी, वीडियो दिखाने के लिए कि ऐसा ये लोग कर रहे हैं हमारे साथ न्यूज चैनल को। तो वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उन्होंने देख लिया उसे, तो वो लोग आ गए, अपनी उन्हें गन पॉइंट कर दी मेरी दोस्त के ऊपर और उसकी वीडियो डिलीट करवाई और बोला इसका फोन तोड़ दो। तो फोन तो हमने किसी तरह प्लीज करके बचा लिया उसका, पर वीडियोस डिलीट करवा दी उन्होंने। बाकी फिर बच्चों ने रात में जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, खुद से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया कि अब हमें यहाँ से नहीं रुका जाएगा, हमें यहाँ से निकलने दो। तो उन्होंने फायर करना स्टार्ट कर दिया गन्स की, आगे डराने के लिए हम लोगों को। तो हम लोग ने सोचा ये हमें बस पार नहीं करवाना चाहते हैं, बस हमें टॉर्चर करवाना चाहते हैं यहाँ बिठा के। तो हम पूरी रात बैठे रहे, फिर हमें पूरा दिन बिठा के रखा, फिर लास्ट में जाके उन्होंने हमें शाम में दूसरे दिन छोड़ दिया वहां से। लगता नहीं जैसे बाकी देशों की जो एडवाइजरी थी, सरकारें थी, उन्होंने पहले वार्न कर दिया था, क्योंकि हालात जो थे पहले भी
चेतावनी जरूर रशिया ने दे दी थी कि हम युद्ध छिड़ चुकते हैं, पर लगता है कि भारत सरकार ने एडवाइजरी जो है देर बाद जारी की कि स्टूडेंट को वापस बुलाने में थोड़ा देर बाद, अगर पहले हो जाती तो सारे स्टूडेंट सेफली इंडिया वापस आ सकते थे। उन्होंने जो पहली एडवाइजरी वॉर स्टार्ट होने से पहले डाली थी कि जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं, यूक्रेन इज़ नॉट सेफ। पर हमारी यूनिवर्सिटी दूसरी चीज़ बोल रही थी। हमारी यूनिवर्सिटी बोल रही थी यूक्रेन सेफ है, जिसको जाना है वो जा सकता है। पर जाएगा कैसे बच्चा? जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स इन्होंने इवैक्यूएशन की वो 70,000 की फ्लाइट्स थी। हम इतनी महंगी फ्लाइट में जा ही नहीं सकते थे, तो हमने बोला हम तो नहीं जाएंगे। हमने सोचा कि अगर ये लोग चॉइस दे रहे हैं कि जाना है या नहीं जाना है ऐसा करके, तो हमें लगा क्या पता सुलझ जाएगा मामला, क्योंकि इतना डेंजरफुल हमें बताई नहीं जा रही थी सिचुएशन। तो हमें लगा सुलझ जाएगा, तो हम इतनी महंगी फ्लाइट में आना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए हम नहीं आए। बाद में जब सिचुएशन पूरी खराब हो गई उसके बाद इन्होंने बोला कि अब बॉर्डर पे आओ, बॉर्डर पे हम इवैक्यूएशन फ्लाइट। अगर पहले ये लोग फ्री वाली इवैक्यूएशन फ्लाइट चला देते तो सारे बच्चे पहले निकल जाते। ना इंडियन गवर्नमेंट को इतनी टेंशन लेनी पड़ती, ना इतना परेशानी होती बच्चों को। दोनों के लिए ये कंफर्ट में सब कुछ हो जाता है इवैक्यूएशन। बट उन्होंने लेट कर दिया डिसीजन मेकिंग में, इसीलिए सबको अब प्रॉब्लम हो रही है। अब हम जैसे यूक्रेन में काफी ठंड भी थी, खाने पीने को कुछ था नहीं, ऐसा लड़कियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब आप लास्ट में पैदल आई थी 40 किलोमीटर पैदल, पैरों में भी सूजन हो गई थी, तो लगता कि कहीं ना कहीं दिक्कत काफी थी। उम्मीद थी कि वापस आ जाओगे भारत? उम्मीद तो खत्म हो चुकी थी, मेरी तो बिल्कुल उम्मीद खत्म हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पैर काम करना बंद कर दिया था और मेरे को लगा मैं कभी एक स्टेप और नहीं ले सकती। पर मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे, उन्होंने मुझे फिर भी बहुत खींचा। उन्होंने बोला हम तेरे बिना नहीं जाएंगे। तो हम लोग मतलब बच्चे वहाँ पे एक दूसरे का सपोर्ट थे। वहाँ पे हमें और कोई सपोर्ट सिस्टम था ही नहीं, हम एक दूसरे का सपोर्ट थे। हम एक दूसरे को पुश करते करते हम लोग पहुंचे हैं यहाँ तक। तो और लास्ट के 5 किलोमीटर तो मैंने सॉक्स में चला है, क्योंकि मेरे शूज से मेरा पैर कट रहा था और मेरे को लग रहा था कट जाएगा मेरा पैर, उंगलियां बचेंगी नहीं जाते जाते। तो मैं सॉक्स में 5 किलोमीटर चली हूँ लास्ट के। तो मुश्किल तो बहुत था। ऐसा एक्सपीरियंस जिंदगी में किसी को ना देखने को मिले, क्योंकि वहां पे जिंदगी के लिए ऐसा लगता है कि अब मर जाएंगे, ये चीज हो जाएगी। मेरे को तो लग रहा था मेरे पैर ही नहीं बचेंगे। जैसे यूक्रेन गवर्नमेंट भी कह रही थी कि हम भारतीय स्टूडेंटों को कुछ नहीं कहेंगे, तो जैसे आपने बताया रवैया बहुत गलत था, तो लड़कियों के साथ कैसा रवैया था यूक्रेन आर्मी का? यूक्रेन आर्मी का वो लोग लड़कियां कुछ नहीं देख रहे थे। अगर मैंने एक अफ्रीकन लड़की को तो मारा भी था उन्होंने रॉड से, और मेरा हाथ पकड़ के भी उन्होंने मुझे फेंक दिया था। तो यूक्रेनियन आर्मी देख नहीं रही थी लड़का है कि लड़की है। बाकी आगे गए हम तो सिटीजन्स भी मतलब कैसे ना आगे गए, तो जो अफ्रीकन सिटीजन्स थे वो तो बिल्कुल वायलेंट हो चुके थे एक टाइम के बाद। तो वो लड़कों ने तो पता नहीं ड्रग्स ले रखे थे, दारू पी रखी थी, तो लड़कियों को छेड़ रहे थे वहीं बॉर्डर पे, क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। ये अफ्रीकन जो थे बच्चे बिल्कुल मतलब एक टाइम के बाद बच्चे भी बहुत वायलेंट हो गए थे, क्योंकि बच्चों को गुस्सा आ रहा था। वो 4-4 दिन से वहां पे खड़े थे, उनको क्रॉस नहीं किया जा रहा, तो सारे बच्चे वायलेंट हो चुके थे। तो लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल था। इसीलिए हमने फिर वहाँ पे हम जब इमिग्रेशन में गए पे तो पॉलिश वाला, तो हमने वो ऑफिसर से रो रही थी लड़कियां कि हमें निकलने दो, ये लोग बहुत बुरा बिहेवियर कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर इसलिए लड़कियों को पहले निकालने का स्टार्ट किया। उसमें भी वो लोग लड़कियों को आगे ही नहीं आने दे रहे थे, लाइन के पुश करते जा रहे थे। तो बहुत मुश्किल था वहाँ पे। मतलब ऐसा एक टाइम के बाद तो इतना दबा दिया था कि पूरा ऐसे चारों तरफ से ना लड़कों ने ऐसे दबा लिया था लड़कियों को। लड़कियां रो रही थी, चीख रही थी। हम लोगों ने एम्बेसी को कॉल किया, मेरी फ्रेंड ने जो आगे फंस गई थी उसने कॉल किया, बोला वो रो रही थी कि बहुत बुरा बिहेवियर हो रहा है, सर प्लीज हमें बचा लो यहाँ से। तो वो बोलते कि नहीं बचा पाएंगे, आपको अपनी ब्रेवरी से खुद आना पड़ेगा, हम वहां तक आ ही नहीं सकते। मैम जैसे हिम्मत करके अब 40 किलोमीटर पैदल गए, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बॉर्डर आप पहुंच गए, तो फिर उसके बाद भारत सरकार का क्या था एफर्ट्स की आपको भारत पहुंचाने के लिए, कैसे एफर्ट्स किए थे उन्होंने? हमारा पोलैंड बॉर्डर जब सब कुछ क्रॉस हो गया, उसके बाद जब हम पोलैंड के अंदर एंटर किया, हम थोड़ा सा डिस्टेंस चले, तब हमको एम्बेसी के लोग कैंप लगाया हुआ था। उन्होंने तुरंत उन लोगों ने हमें शेल्टर दिया, हमें बसेस की अरेंज, तुरंत उन्होंने हमें होटल्स भेजे। वहाँ पे डॉक्टर्स थे हमारे लिए, वो डॉक्टर्स ने हमें मेडिसिन दी, मेरे पैरों वगैरह में पट्टियाँ करी और हमारा ख्याल रखा, खाने पीने का ख्याल रखा। और नेक्स्ट दिन ही फ्लाइट उन्होंने अरेंज करवा दी, तो नेक्स्ट दिन ही मैं फ्लाइट से आ गई थी। हम लगातार भारत सरकार के जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, वो भी यूक्रेन के आसपास के बॉर्डर में जा रहे थे। आपकी मुलाकात हुई हरदीपुर या किसी और केंद्रीय मंत्री से आपसे मुलाकात हुई?
हमारे में कोई जनरल आए थे। बीपी हाँ, आई थिंक सो। विपिन रावत नहीं थी, कोई और थे, एसवी करके शायद थे, वो आए थे। बट वो तो सिर्फ एयरपोर्ट पे आए थे हाय हेलो करने के लिए, बाकी तो हमने उनको कहीं पे देखा नहीं। बाकी जिन्होंने हमारी हेल्प की एम्बेसी से, वो सर का नाम था अमित लाद, वो वहां पे थे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे सारे बच्चे। उन्होंने सारे बच्चों का कंफर्ट देखा, जो बच्चे बीमार थे उनको डॉक्टर्स के पास भेजा। तो वहां पे टीम बहुत अच्छी थी बच्चों के लिए। तो हमें मतलब इतना कम से कम सुकून मिला कि हम इतनी मेहनत करके आए हैं, तो कम से कम यहाँ पे एम्बेसी के अरेंजमेंट्स अच्छे हैं। वरना हमें लग रहा था कि एम्बेसी ने भी कुछ नहीं किया होगा, तो अब तो हम लोग बचेंगे ही नहीं। मैम, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए, उसके बाद पंजाब सरकार का कैसे रोल देखते हैं कि आप दिल्ली से लुधियाना कैसे आई? पंजाब सरकार के खर्चे से या खुद का खर्चा किया था? नहीं, मैं खुद के खर्चे से आई हूँ। पंजाब सरकार, मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन लोग को घर तक छोड़ के आई हैं, उनकी सरकारें फ्लाइट करवाई है पटना तक, फिर वहां से वो लोग उनके घर तक छोड़ के आए हैं सेफली। और पंजाब सरकार वाले जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बस मुझे बोला मैं टैक्सी करवा देता हूँ। पहले तो उन्होंने मुझे बोला पंजाब रोडवेज से जाओगे, मैंने बोला आप पे करोगे, बोलते नहीं आप पे करोगे। बोलते टैक्सी भी करवा सकता हूँ, वो फ्लाइट भी करवा सकता हूँ, पे आप कर देना। तो मैंने बोला टैक्सी तो मुझे बुक करनी आती है, मैं खुद ही पे करके आ जाऊंगी, रहने दो आप। फिर बोलते अच्छा फोटो खिंचवा लो। बस फोटो उन्होंने खिंचवा ली मेरे साथ, उन्होंने बाकी मेरा कुछ सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं, आप खुद घर जाओ, जो आपकी मर्जी है वो करो। तो मैंने अपना खुद टैक्सी किया और मैं आ गई घर। मैम, तनुश्री घर पहुंच चुके हो, अब स्टडी एमबीबीएस डिग्री कितने का लगता है इफेक्ट होगी? वापस जाओगे? फ्यूचर कैसे देखते हो अपना आप? फ्यूचर तो बिल्कुल अभी हाथ में है ही नहीं। ऐसा लग रहा है अगर यूक्रेन बच गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर यूक्रेन नहीं बचा तब तो सारे बच्चे जो थे उनका फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। और मुझे तो लगता है बच्चे ये सदमा झेल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग इतने साल से वहां पे रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि अब डॉक्टर बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और हमारे तो सपने ही छिन जाएंगे। और पैसे तो फैमिलीज मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग तो अपनी पूरी फैमिली की इनकम लगा चुके हैं उसमें, कोई हमारे पास फैमिली बैकअप नहीं है। अब मेरे डैडी के पास इतने पैसे नहीं है कि मुझे कुछ और पढ़ा दें वो, तो फ्यूचर अब बर्बाद है अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो। तनुश्री, कारण क्या है? बच्चे जो हैं बाहर क्यों पढ़ने जाते हैं, भारत में क्यों नहीं? इसके बारे में बताओ। एक तो भारत में गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम है। गवर्नमेंट सीट्स क्लियर हो जाती हैं जिन बच्चों की, वो गवर्नमेंट सीट्स में पढ़ लेते हैं। जो नहीं हो पाती हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं। अब जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो 70-80 लाख रुपए फीस भर सकते हैं। अब जो मिडिल क्लास आदमी है वो 70-80 लाख कभी नहीं भर सकता फीस। तो मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मेरे लिए इतना भर सके, तो इसलिए हमने यूक्रेन चूज किया, क्योंकि वहां पे फीस कम है और वहां की फीस कुछ 4 लाख के आसपास हो जाता है साल का। तो हमने इसलिए हम यूक्रेन गए, और एमसीआई अप्रूव्ड था, तो हम वापस आके एग्जाम देके क्लियर कर सकते थे और यहीं पे डॉक्टर का काम कर सकते थे, इसलिए हम वहां चले गए कि फीस कम है। तनुश्री, मेरा आखिरी सवाल है, अभी भी आपके काफी करीबी फ्रेंड्स अभी वहां पे फंसे हुए हैं, भारत सरकार को क्या अपील करना चाहोगे? भारत सरकार से ये अपील है कि बच्चे जो जहाँ पे रशियन इन्वेजन हो चुका है, जहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, वहां से बच्चे नहीं निकल सकते खुद से। आपको बसेस अरेंज करवानी पड़ेंगी, आपको गवर्नमेंट के लोग भेजने पड़ेंगे, तब बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मेडिकल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, जो चल नहीं सकते हैं, जिनको चोटें लगी हुई हैं। कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये बच्चे आप तक खुद चल के आ जाएंगे? इतना दूर तक इतना नहीं आ पाएंगे, आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जो बच्चे सेफ जोन में थे वो आ चुके हैं बॉर्डर्स पे, पर जो अभी डेंजर जोन में बच्चे हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनके लिए प्लीज कुछ अरेंज करवाएं। ये वेट करने से, बॉर्डर के उस पार जो एम्बेसी वेट कर रही है, वो कुछ नहीं होने वाला उससे। उनको बॉर्डर के इस साइड आके हेल्प करनी पड़ेगी बच्चों की। धन्यवाद। और बिल्कुल तनुश्री जो यूक्रेन से पंजाब आ चुके हैं, अपने घर आ चुके हैं, काफी हिम्मत करके जो है बॉर्डर तक पहुंचे थे, 40 किलोमीटर पैदल चले थे, पैरों में स्वेलिंग हो गई थी, और उस दौरान यूक्रेन आर्मी का रवैया भी बहुत गलत रहा था, पर एम्बेसी तक पहुंच गई उन्होंने। फिर जरूर दिल्ली आ चुके हैं, दिल्ली के बाद जो है जब पंजाब आना था, उन्होंने अपने घर लुधियाना आना, तब उन्होंने सारा खर्चा खुद ब खुद किया था। दूसरी तरफ जरूर लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ जरूर ट्वीट किया गया था कि जो भी पंजाब के स्टूडेंट है दिल्ली पहुंचेंगे या भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे, तो उसके बाद जो है चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनको है जो सारा खर्चा जो है बच्चों को खुद करना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तनुश्री ने बताया कि सारा जो खर्चा है उन्होंने खुद ही किया लुधियाना तक आने का। कैमरामैन मनीष कुमार के साथ भरत शर्मा, द समर न्यूज, लुधियाना।